जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की सीरीज में जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास पूर्वावलोकन जो चल रहा था इकोनॉमी, उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो ये टफ क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें हमारा चैप्टर जो है वो 5वां है, उद्योग क्षेत्र। इसमें हम ओनली टफ क्वेश्चन को लेंगे, जैसे स्टेटमेंट वाले और मैच दी फॉलोइंग, कथन कारण। बाकी जो वन लाइनर जो भी फैक्ट है उसको हम स्किप करते हैं। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन, इसमें मतलब 3rd नंबर क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। तो क्या ये सही है? ये गलत है। और दूसरा कह रहा है कि जो मतलब PNGRB है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये जो है एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित कराना है। और इसी के बारे में कह रहा है कि PNGRB के जो निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। तो क्या ये सही है? तो दूसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है कि यह एक जो है ना कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, और ये इसके विरुद्ध अगर कोई अपील करनी है तो विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। लेकिन इसमें ये जो कह रहा है कि ये भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, तो इसको हम देख लेते हैं कि जो PNGRB का गठन था वो 31 मार्च 2006 को अधिसूचित अधिनियम के तहत किया गया था। लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम निकाय नहीं है, क्योंकि यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, वायदा बाजार आयोग 1952 और सेबी 1992, इरडा 1999 आदि अनेक इससे पूर्व स्थापित नियामक निकाय हैं। PNGRB को सौंपे गए कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों या फिर प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ प्रतियोगी बाजारों को संवर्धन करना शामिल है। PNGRB की स्थापना जो है वो संबंधित 2006 के अधिनियम की धारा 30 के अनुसार PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। तो इसमें पहला जो है वो गलत है, लेकिन दूसरा जो है ये सही है। मतलब ये प्रथम नियामक निकाय नहीं है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सी कंपनियां बन चुकी थी। उसके बाद देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपनी वार्षिक शुद्ध लाभ एवं 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो क्या सही है? इसमें कह रहा है डी, ना तो एक ना ही दो सही है। इसको हम पढ़ते हैं। कारपोरेट सामाजिक जो दायित्व है CSR के संदर्भ में, तो इसमें कह रहा है कि जो कंपनी एक्ट CSR 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि देखिए, सैद्धांतिक तौर पे कारपोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, ना कि समाज का उपकार करना, समाज पर उपकार करना। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कारपोरेट शासन का वह प्रारूप है जिसमें प्रक्रियाओं प्रणालियों का ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयर धारकों और कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित है। और ये कंपनी अधिनियम 2013, यहाँ पे क्या दिया है? 2014 दिया है ना, लेकिन यहाँ पे 2013 के कारपोरेट शासन का आधार देता है। फिर कह रहा है कि CSR गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ पर 2% खर्च करने की बात की गई है। कंपनी अधिनियम की धारा जो 135 कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियां संबंधित हैं। ठीक है। और इसमें कह रहा है 1% नहीं है, 2%। 2% जो है वो 2% मतलब खर्च करने की बात कही गई है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा डी, ना तो एक ना ही दो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? कौन सा गलत है? तो डी ऑप्शन। इसने संतुति की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए। ये जो है गलत है। और बाकी सही क्या क्या है तो पढ़ लेते हैं। यह समिति सेबी द्वारा गठित है। उदय कोटक समिति जो है वो सेबी द्वारा गठित है। उसके बाद सेकेंड कह रहा है कि इसका संबंध जो है निगमीय प्रशासन से है। ये भी सही है। इसने संतुति की है कि कंपनी बोर्ड कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र
निदेशक होने चाहिए, सी भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है गलत है। कि इसमें इसने संतुति की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए, ऐसा गलत है। तो देखिए यहाँ पे इस समिति की प्रमुख संतुतियां हैं कि सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष, चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक पदों को पृथक किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक कह रहा है, तथा कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक में शामिल हैं, तो ये मतलब गलत है। इसमें क्या गलत था? तो डी ऑप्शन। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो देखिए 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, ये जो है ये सही है। तो हाँ, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, तो सी ऑप्शन सही है, जो है मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे टफ क्वेश्चन की सीरीज में। नेक्स्ट हमारा टफ क्वेश्चन है 14 नंबर की, नीचे दिए गए कथन में एक कथन मतलब कथन कारण है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है, क्या सही है इसमें? तो ए गलत है परंतु आर सत्य है, जो कह रहा है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, तो ये गलत है। और एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना, तो इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए इसका जो है ना ये वित्त वर्ष मतलब देखिए यहाँ से पाइपलाइन एनआईपी जो है मतलब एनआईपी पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान, ये तो गलत है, 2020 से 30 नहीं होगा, क्या होगा? 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, 111 लाख करोड़ रुपए। और कारण जो है वो सत्य है कि सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना, ये तो यहाँ पे 2020-30 नहीं होगा, क्या होगा? 2020 और 25 होगा, 2020 और 25 इसका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई है? तो अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना, ये दीपक पारेख कमेटी जो है इसका गठन मई 2007 में अवस्थापना विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना के लिए किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में कौन सा जो है ये सही है? तो देखते हैं, पहला कह रहा है यह नीति आयोग का एक अंग है, और दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में इसकी कार्पस रुपए 4 लाख करोड़ है, क्या इसमें सही है? कह रहा है डी, न तो एक नहीं दो। IAS प्री 2017 का ये क्वेश्चन है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निवेश की अवसंरचना निधि एक अंशदायी और नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है, ठीक है। ये जो है नीति आयोग का अंग नहीं है, इसकी कार्पस रुपए जो है वो 40,000 करोड़ रुपए, और यहाँ 4 लाख दिया और वो नीति आयोग का अंग मान रहा है, इसलिए न तो एक नहीं दो हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के उद्देश्य के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12 से 14% तक बढ़ाना, पहला ये है। उसके बाद है कि विनिर्माण क्षेत्र में 2025 से 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन, और उसके बाद है थर्ड भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को समुचित नीतियों अपनाकर बढ़ाना। तो इसमें जो चौथा है कट गया है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा ही इसमें सही होगा, ठीक है। कि कौन कौन सा एक बार और देख लेते हैं कि मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12 से 14%, कितना 12 से 14% तक बढ़ाना, जो मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। उसके बाद है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को समुचित नीतियों अपनाकर बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें सही है 1 2 3।